हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो और मैं हूं आपका अमन भैया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की फर्स्ट यूनिट और इस प्यारी बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। तो प्यारे बच्चों, 9th क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ, जहां पे आप चीजों को गहराई से समझोगे, डीपली पढ़ोगे और अपने स्कूल में नंबर 1 पोजीशन पे रहोगे। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको हर चीज समझ आएगी और आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपकी पहली यूनिट जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्लास 8 तक को मिडिल क्लासेस कहा जाता है, तो वहां पे आपने समझा था कि साइंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहां पे चीजों को समझा जाता है। बट अब सेकेंडरी सेक्शन में आके 9th क्लास में आके अब आप सिर्फ चीजों को ऊपर ऊपर से नहीं जानेंगे, अब आप गहराई में जाएंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसको गहराई में एक्सप्लोर करेंगे। आप समझेंगे कि साइंस किसी चीज को सिर्फ जानना नहीं होता, हम उसे कैसे जानते हैं ये पता करना होता है, कैसे चीजों को मेजर किया जाता है, कैसे चीजों के मॉडल्स बनाए जाते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को इजी किया जाता है। समझे प्यारे बच्चों? जैसे कि मान लो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जैसे रॉकेट है, रॉकेट को हमें चांद पे भेजना है तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अर्थ की ग्रेविटी को कंसिडर करना पड़ेगा, धरती घूम रही है उसके इफेक्ट को देखना पड़ेगा, चांद भी अपना स्पेस में पोजीशन चेंज कर रहा है उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इन चीजों को सिंपल लेयर्स में ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उनको आपस में ऐड करते हैं। तो यही है आपकी बेसिकली साइंस में जो फर्स्ट स्टेप है कि कॉम्प्लेक्स चीज को पहले इजी किया जाए, सिंपल किया जाए ताकि उसे एक्सप्लोर कर सके। तो प्यारे बच्चों, लेट्स बिगिन आपका चैप्टर। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां पे देख सकते हैं कि साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। जैसा कि अभी आपको बताया कि साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी चीज को जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसे कैसे जानते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशंस लीड करती हैं मेजरमेंट को, कि हम ऑब्जर्व करके कैसे चीजों को मेजर करते हैं, कैसे पैटर्न्स को हम एक्सप्रेस करते हैं सिंबल्स में और इक्वेशन में, और साथ ही साथ हम कैसे मॉडल करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और जो हमारे आइडियाज होते हैं उनको हम चेक कैसे करते हैं कि जो हमने सोचा है वो सही है या गलत है। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए अब जो हमारी किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे हम चीज़ों को क्लोजली देखेंगे, बहुत ही केयरफुली उसके बारे में सोचेंगे और समझेंगे कि कैसे साइंटिफिक आइडियाज़ हमारी मदद करते हैं नेचर को समझने में, टेक्नोलॉजी में और हमारी अपनी जगह इस पूरे एनवायरनमेंट में, कि हम लोग अपनी साइंस की नॉलेज से कैसे हम अपनी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली बताऊं प्यारे बच्चों, तो देखिए साइंस डेवलप होती है जैसे कि ऐसे समझिए कि सबसे पहले हमने ये चेक करा कि एक रेडियो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे प्रोड्यूस करके भेज सकते हैं। बाद में उसी से रिसीवर बना, उसी से हमने फोन नेटवर्क बनाए, उसी से इंटरनेट, ये सारी चीजें। मतलब बेसिकली क्या है, अगर स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता चला होता कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल कैसे भेजे तो आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बनी होती। तो इसलिए कहा जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि आज हमारे पास ये नेटवर्क है तभी तो हम पूरी वर्ल्ड एक साथ कनेक्टेड है। अब आपको एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि चिट्ठी लिखी उसे जाने में 5 दिन लग रहे हैं, फिर 5 दिन वापस आने में लग रहे हैं। आप बस फोन में क्लिक करेंगे और आपका मैसेज इंस्टेंटली हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में बहुत रोल रखती है। जैसे कि मेडिसिन में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है कि हम मरते हुए लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स कैसे काम कर रही है, हमारी बॉडी एक्चुअल में कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, याद रखना, बोरिंग बिल्कुल नहीं है, मेक योर इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तो साइंस की किताब में जो पेज नंबर्स हैं इस बार काफी थॉटफुली रखे गए हैं। इन्होंने बताया है वो हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास और उसमें एक कंपास बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास रिप्रेजेंट कर रहा है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, तो ये क्या करता है, ये चीजों को बड़ा करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीजों को बड़ा करता है। ओके, दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियरली। सो दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास और इसी के साथ एक कंपास। ठीक है, तो देखिए, तो हमारे पास ये पहली चीज ये बता रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए, और साथ ही साथ
हम किसी चीज़ को सही तरीके से समझें, उसके लिए है कंपास। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारे पास सही दिशा नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे। तो देखिए, चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज अप्लाई। तो समझ रहे हो प्यारे बच्चों, पहले हमें जानना पड़ेगा कि चीज़ों को डिटेल में देखना है और सही जगह देखना है। तो चलिए, लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पेज। देखिए प्यारे बच्चों, जो नेचुरल वर्ल्ड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको हर डिटेल को जानना इम्पॉसिबल है, बट हम बहुत हद तक अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसीलिए हम इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मॉडल्स। अब मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स बेसिकली है कि किसी फिनोमिना को समझाने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस लिए, कुछ चीज़ें सेट करी जिसकी मदद से मैं उस चीज़ को समझा पा रहा हूँ, मैं खुद समझ पा रहा हूँ। ठीक है, These are simplified ways of looking at real system that focus only on what is most important for a given question. सिंपल सी बात की गई है, क्या कहा गया है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करते हैं और हम ये फोकस करते हैं कि जिस चीज से मुझे मतलब है मेरा ध्यान उसी पे रहे और बाकी चीजों पे ना रहे। क्लियर है बात? चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि फिजिक्स में हम कहते हैं एक मूविंग कार जो है वो एक रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं कार को एक पूरी बॉडी की तरह देखूं तो उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो मैं सिर्फ कार के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, कैसे चल रही है, तो मैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व करता हूं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर सेल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम सेल्स को पढ़ेंगे तो हम एक पर्टिकुलर पार्ट को लेंगे और उसको समझेंगे, बाद में देखेंगे कि वो सारी चीजें आपस में मिलके कैसे वर्कआउट करती हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है ना, उसी तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, जब अर्थ को इमेजिन करते हैं तो हमें पता है कि अर्थ में पहाड़ हैं, घाटियां हैं, बट जब हम नॉर्मली स्टडी करते हैं तो अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान लेते हैं कि अर्थ एक गोला है और फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो वही है कि हमें ये मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए हमें कई अजम्पशंस लेने पड़ते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों को उसमें इग्नोर करना पड़ता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। क्योंकि अगर हम हर चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। चलिए, मूविंग ऑन प्यारे बच्चों, तो देखिए आपको हर चीज़ अब क्लैरिटी से रहेगी। जैसे कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया गया है, देखिए जैसे कि कोई चीज़ नीचे गिर रही है, जैसे मेरे पास डायरी है और मैंने इसे छोड़ा तो ये नीचे गिर गई, इसे छोड़ा तो ये नीचे गिर गई। तो इस मोशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? पहले तो मैं देखूंगा कि जो धरती है इसे नीचे की तरफ खींच रही है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट जब ये नीचे गिर रही है तो इस पे एयर की भी फोर्स लग रही है, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो मैं मान लूंगा यहाँ पे कोई एयर नहीं है, एयर की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है, ताकि मैं इसे सिंपली स्टडी कर सकूं। ठीक है, द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एयर रेजिस्टेंस में बी नेग्लेक्टेड। हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए in biology when we studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as functioning system। जब हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम सेल्स को इग्नोर कर देते हैं, हम पर्टिकुलरली हार्ट के बारे में देखते हैं कि वो कैसे पंप करता है और कैसे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो यही सारी चीजें हैं और हमने ये इसमें बहुत सारी चीजें इग्नोर करी है, और वो इग्नोर करना हमारी मिस्टेक्स नहीं है, वो हमने जानबूझ के इग्नोर करी है ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल इनफ बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड द आंसर्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मतलब हमने चीजों को इग्नोर इसलिए नहीं करा है कि वो हमारी गलती है, हमने इसलिए इग्नोर करा है ताकि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सके और जो जरूरी चीज है उसी पे ध्यान दे सकें। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है अ क्रिकेट शॉट। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, और एक क्रिकेट बॉल है और वो हिट करी, ठीक है ना, और वहां पे एक 6 लगा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका एक सिंपल मॉडल बनाऊं, तो मैं क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करूंगा और क्या क्या इग्नोर कर दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि मुझे एक बॉल आई, मैंने क्रिकेट बैट से मारा और वो 6 लगा, तो मैं इसमें देखिए क्या चीजें मुझे इंक्लूड करना जरूरी है कि बॉल किस एंगल पे आई, बॉल किस रफ्तार से आई, बैट किस रफ्तार से चलाया, बैट ने कितना फोर्स लगाया बॉल पे, और मैं क्या इग्नोर कर सकता हूं कि बैट का कलर क्या था, बैट की कंपनी क्या थी, बैट में कौन सी लकड़ी लगी थी। गॉट इट? ये चीजें इग्नोर की जा सकती हैं। सो दैट्स इट। ओके, अब जैसे देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने साइंटिफिक
साइंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी सोसाइटी इस लेवल पर है। तो ये इंडिया के एक बहुत ही कूल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मेघनाद शाह, एंड ही वॉज अ एस्ट्रोनॉमर, मतलब स्पेस साइंटिस्ट कहिए आप, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, Science often begins by ignoring details. When physicist Meghnad Shah studied the light from stars, he did not try to model every atom, every reaction or every movement inside a star. कहना चाहते हैं कि जो साइंस है स्टार्टिंग इसकी बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जानते होंगे, हर डिटेल पता होगी तभी साइंस की शुरुआत होगी, नहीं। जैसे कि मेघनाद शाह जी ने जब स्टार के बारे में स्टडी करी तो इन्होंने ये नहीं देखा कि स्टार्स के अंदर क्या एटम है, वो एक्चुअली क्या है, कैसे है, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि हर एक पर्टिकुलर चीज पता होगी तभी स्टडी स्टार्ट होगी। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा, एक स्टार को एज ए ट्रीट करा मैटर एज अ हॉट गैस, इग्नोर्ड मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम formed ions। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दिया। उन्होंने अज्यूम करा कि जो स्टार है वो एक हॉट गैस से बना हुआ है, और उन्होंने फोकस करा उसमें प्रेशर कितना है, वहां टेम्परेचर कितना है, और एटम से आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। अभी आप सीखोगे कि आयंस क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, हर चीज बताएंगे आपको, डोंट वरी। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन थी प्यारे बच्चों, इसने अलाउ करा उन्हें कि जो स्टार का कलर है वो कनेक्टेड है उनके टेम्परेचर से। अगर मैं आपको बेसिकली बताना चाहूं, जो स्टार जितना ज्यादा गर्म होगा वो स्टार उतना ज्यादा ब्लूइश कलर की तरफ होगा। तो हमारा स्टार कैसा है, हमें येलोइश व्हाइटिश दिखता है, तो हमारा स्टार जो कि सन है वो एक मीडियम टेम्परेचर का स्टार है। जो बहुत ही कम टेम्परेचर के स्टार्स होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं वो स्लाइटली ब्लूइश कलर की तरफ पास ऑन होते हैं। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही कूल फिजिसिस्ट है मेघनाद शाह। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, जिसका नाम है लेटेस्ट मॉडल। तो चलिए मॉडल किया जाए, देखा जाए कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्या है ये, सपोज यू राइड अ बाइसिकल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। मान लीजिए कि आप साइकिल से अपने स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं। You want to model the time it takes to go home from school. What details would you keep? मान लीजिए आप मॉडल करना चाहते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है स्कूल से घर आने में, तो आप कौन सी डिटेल्स को कंसिडर करेंगे और कौन सी डिटेल्स को इग्नोर करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि जब हम डिटेल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एक्चुअली यूजफुल हो सकती है, ठीक है। मतलब मैं उसको इग्नोर करूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एज यू एक्सप्लोर, अब देखो तो ये जो एक्टिविटी है, अगर मैं इसमें हेल्प करता हूँ आपकी, देखिए तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो स्कूल है आपके घर से कितना दूर है। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, गॉट इट, कि कितना दूर है। जब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम। आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्कूल से घर आने में कितना समय लगता है, और ये हर दिन तो सेम होगा नहीं, कभी ट्रैफिक होगा, कभी नहीं होगा, कभी आप तेज चलाएंगे, कभी आप धीरे चलाएंगे। तो आप क्या करिए, 5-6 दिन रोज आइए जाइए और रोज का टाइम कैलकुलेट करिए, फिर उसका एवरेज निकालिए। मान लीजिए कभी आपको 5 मिनट लगा, कभी 7 मिनट लगा, कभी 8 मिनट लगा, कभी 4 मिनट लगा, तो इन सबको प्लस कीजिए और जितने डेज थे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज टाइम मिल जाएगा। तो अब उस एवरेज टाइम की मदद से आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमसे यही पूछा था टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें। अब इसमें हम क्या क्या इग्नोर कर सकते हैं, सोचो प्यारे बच्चों। आप इग्नोर कर सकते हो कि आपकी साइकिल की कंपनी क्या है, बिकॉज प्यारे बच्चों साइकिल की कंपनी मैटर नहीं करती। इंडीड मैटर ये करता है कि आप किस स्पीड से उस साइकिल को चलाते हैं। सेम कंपनी की साइकिल आप तेज भी चला सकते हैं, धीरे भी चला सकते हैं। तो आपको मेजर जो करना पड़ेगा वो आपकी स्पीड मेजर करनी पड़ेगी और डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, और साइकिल की कंपनी और बेसिकली बोलते हो रोड की क्वालिटी भी हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर रोड अच्छी होगी तो आप जल्दी पहुंचेंगे, और उबड़ खाबड़ होगी तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बट हम सिंप्लिसिटी के लिए इस चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, ओके। क्योंकि मान लीजिए आधी रोड स्मूथ है और आधी में गड़बड़ है, तो आधा रोड आप फास्ट ट्रेवल कर लेंगे बट आधा रोड आपका स्लो कर देगा, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मान लेते हैं कि पूरी रोड ही स्मूथ है, गॉट इट। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, तो उसी तरह जैसे जैसे हम साइंस को डीपली एक्सप्लोर करेंगे हम नोटिस करेंगे कि ये जो हमारे पास यूजफुल लैंग्वेज होती है,
इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम साइंस में जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ता है, क्योंकि आम भाषा में जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, फोर्स, प्रेशर, वर्क, फिजिक्स में इन चीज़ों का बहुत ही पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो हमें एक एक वर्ड सोच समझ के समझना पड़ता है कि उसका फिजिक्स में, साइंस में क्या पर्टिकुलर मीनिंग है। जैसे कि वर्क, हम आम भाषा में वर्क को क्या कहते हैं, हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई करना, काम करना, खेती करना, ये सब काम है, ये सब वर्क है। बट फिजिक्स में वर्क का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है जो कि हम आगे जानेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? शॉर्ट में बताऊं तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो बॉडी मूव करती है तब कहा जाता है कि वर्क हो रहा है। समझे? तो फिजिक्स और साइंस बेसिकली बोले तो यहाँ पे हमें वर्ड्स का बहुत ही केयरफुली ध्यान देना होता है और हर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ओके, अच्छा सा रैंडम नहीं होता कुछ भी। क्यों? क्योंकि जब साइंटिस्ट लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के थॉट्स को क्लियरली समझ पाए, ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो कुछ और समझ रहे हैं। क्लियर है बात? इसलिए कहा जाता है कि साइंस की फील्ड में मैक्सिमम वो लोग जाते हैं जो रेशनल थिंकर्स होते हैं। रेशनल थिंकर मतलब जो चीज़ों को समझ के सही रास्ते पे चले। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, वही बात है जैसे हमने बताया कि जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम अपनी लाइफ में एवरीडे यूज़ करते हैं, जैसे फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है साइंस में। ठीक है? और ये जो मीनिंग्स होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली। मतलब जो साइंटिफिक आइडियाज जो होते हैं इन्हें बहुत ही क्लियरली ट्रांसमिट करना होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में ना हो, ताकि सारे दुनिया के साइंटिस्ट एक दूसरे से सही तरीके से बात कर सके, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके, रिजल्ट्स को कंपेयर कर सके और आपस में मिलके आइडियाज़ बना सके। तो साइंस क्या यूज़ करती है? एक शेयर्ड लैंग्वेज जिसमें जो टर्म्स होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, सिंबल्स और यूनिट्स। जैसे क्वांटिटीज़ है, जैसे मास है, वेलोसिटी है, फोर्स है एंड इलेक्ट्रिक करंट है, इन सबको हम पर्टिकुलर सिंबल से नापते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास का ये हो गया m, वेलोसिटी का v, फोर्स का f, I करंट के लिए। अब इमेजिन करिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हम 1 किलो कहते हैं, तो 1 किलो पूरे इंडिया में सबके लिए सेम है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक दुकानदार पे 1 किलो का वजन अलग होगा, दूसरे दुकानदार पे 1 किलो का वजन अलग होगा। अगर ऐसा होता तो मार्केट सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। आप यहाँ से 1 किलो कुछ खरीद के लाए और अगली जगह गए वो तो बोल रहे हैं ये आधा किलो है, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि सबके यहाँ एक स्टैंडर्ड गया होता है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड होता है कि 1 किलो इतना ही है, तो पूरे वर्ल्ड में 1 किलो फिक्स है, स्टैंडर्ड रखा गया है। क्लियर है बात प्यारे बच्चों? दिस इज इट। ठीक है? और साइंस में हमें प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताती है, जिससे हम चीज़ों को क्लियरली समझ पाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से कर पाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो डरना नहीं है कि भाई साइंस में मैथ्स आ रही है। साइंस में मैथ्स आने का मतलब ये नहीं है कि हमें मैथ्स से डरना है। मैथ्स हमारी हेल्प कर रही है चीज़ों को जानने में। ओके, तो डरना नहीं है, बिल्कुल ही मजा आएगा आपको। ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है जो हमें हेल्प कर रही है किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानने में, जैसे दुनिया को समझने में। ठीक है? तो एक इक्वेशन जो होती है प्यारे बच्चों, सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं है, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। तो जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक्चुअल में बताती है कि 2 क्वांटिटीज़ या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपस में कैसे जुड़ी हुई है। बहुत मजा आएगा अभी। ठीक है? ये सब समझेंगे मतलब जब हम रियल इक्वेशंस देखेंगे आने वाले चैप्टर में। अभी मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर से इंट्रो करा रहा हूँ कि आपको साइंस में इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि अगर आपको में इंटरेस्ट आ गया ना तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है? चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मुझे किसी चीज़ का मोशन बताना है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? जो मेरा डिस्टेंस पड़ेगा, टाइम पड़ेगा, वेलोसिटी मतलब रफ्तार। तो अगर ये चीज़ें मुझे पता है तो मैं किसी चीज़ के मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है? ओके, अब देखिए बेसिकली बात करें तो अगर मैं मैथमेटिक्स के थ्रू पहले से ही बता सकता हूँ, जैसे मैंने इस पर उछाला तो ये कितना ऊपर जाएगा, इसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब हम नॉर्मली खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे, वो भी आप जानेंगे। ठीक है ना? चलिए जैसे कि क्या बोलते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट अ लेटर मोमेंट। अगर मुझे उसकी वेलोसिटी पता है, पोजीशन पता है, तो किस टाइम पर कहाँ होगा ये मैं जान सकता हूँ। उसी तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है ये केमिस्ट्री में भी काम आते हैं, केमिकल रिएक्शंस में भी, बायोलॉजी में भी, हर जगह यूज होते हैं। ठीक है ना? तो लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूले रटना नहीं है, फॉर्मूलों को समझना है। तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट
आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट क्वांटिटीज एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू रीजन केयरफुली। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, कौन सी क्वांटिटीज़ है, कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, एक चीज़ चेंज होगी तो दूसरे में क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम मैथमेटिक्स की मदद से जान पाते हैं अपने वर्ल्ड को एक बेटर वे में। तो मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसे इसलिए कहा गया है कि अगर आप पहले फोकस करेंगे आप अपने समझने पर सिचुएशन को, क्या क्या क्वांटिटीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व है और इक्वेशंस कैसे बन रही हैं, वो क्या बता रही है, तो आपको चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, आपको चीज़ें हेल्पफुल लगेंगी और आपको साइंस को एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। तो मैथमेटिक्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंस और कोई ये नहीं सोचेगा कि उसकी मैथ्स वीक है, यहाँ पे हम है ना आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं, रेडी टू गो बियॉन्ड। एक टाइम ऐसा हुआ था कि एयरप्लेन में फ्यूल भरा गया बट उसमें यूनिट गलत हो गई, मतलब वहाँ पे जो फ्यूल था वो किलोग्राम की जगह पाउंड में भर दिया गया। मान लीजिए मुझे 1000 किलो फ्यूल डालना है पेट्रोल, बट मैंने 1000 पाउंड डाल दिया। तो पाउंड क्या होता है प्यारे बच्चों, किलो से बहुत कम होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैंने सिर्फ यूनिट बदल दी तो सब गड़बड़ हो गया। एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको टेबल बनानी है 2 मीटर की, कितने की, 2 मीटर की, बट आप उनको बोल के आ जाओ मुझे 2 किलोमीटर की टेबल चाहिए। 2 ही है बट 1 मीटर है और 1 किलोमीटर है, कितना फर्क है जमीन आसमान का। मान लो टेबल बना के आपके घर में भेजे तो कहाँ रखोगे 2 किलोमीटर की टेबल। गॉट इट? तो समझिए, तो सिर्फ यूनिट बदल देने से चीज़ें बदल जाती हैं। तो यही एग्जांपल है प्यारे बच्चों कि देखिए एक मिड फ्लाइट में जब फ्यूल भरा जा रहा था तो यूनिट का मिक्सअप हो गया था। कहते हैं फ्लाइट को 22,300 किलो फ्यूल चाहिए था टोटल, बट कुछ गड़बड़ हो गई और उन्होंने उसे पाउंड में कैलकुलेट कर लिया। किसमें? पाउंड में कैलकुलेट कर लिया। उसकी डेंसिटी अभी आप समझोगे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उन्होंने गलत कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वजह से उसमें से 15,000 लीटर फ्यूल कम रह गया, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और वो एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया। उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं आई, मतलब कोई मरा नहीं, बट इट वॉज वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पाउंड और किलोग्राम है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब ये दोनों ही वजन की यूनिट है बट अलग अलग है। 1 पाउंड और 1 किलो बराबर नहीं होते। समझे या नहीं समझे? जब आप 1 पाउंड केक खरीद के लाते हो तो 1 किलो के बराबर नहीं होता है, नाप के देखना, पूछना, ठीक है ना? वेरी गुड। इसलिए हम क्या नापते हैं, हम चीज़ों को कैसे नापते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ठीक है ना? यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स एवरीवेयर अवॉइड्स कन्वर्जन एंड एरर्स। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट डिफाइन करना जो सबके लिए एक बराबर हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है प्यारे बच्चे, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाई इज अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। हर जगह किलोग्राम क्यों यूज़ किया जाता है? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सब्जी ली जा रही है और ये बाट है जो वजन यहाँ पे 1 किलो का रखा हुआ है। तो बेसिकली बात है, अगर मैं एक ठेली वाले से 1 किलो सब्जी खरीदूँ और दूसरे ठेली वाले पे 1 किलो खरीदूँ तो मुझे दोनों ही जगह सेम अमाउंट ऑफ सब्जी मिलेगी। ऐसा नहीं एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो ये बाट है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि है 1 kg। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हम रिपीट करते हैं हमारी मेजरमेंट और एक्यूरेट होती है, रिफाइन होती है, आइडियाज़ को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं और फिर हम बताते हैं कि कैसे हम साइंस को एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करके किसी फिनोमिना को समझ सकते हैं। जैसे बिजली कड़क रही है तो बिजली क्यों कड़क रही है, समझे? क्या रीजन है उसके पीछे? मैं किसी चीज़ को फेंकता हूँ तो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर ही क्यों नहीं जाती? ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अब, ठीक है ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे वही सेकेंडरी स्टेज में हमें बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, लॉज मिलेंगे, थियरीज मिलेंगे और प्रिंसिपल्स। तो ये 3 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, लॉज, थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली देखिए प्यारे बच्चों इन सबका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। लॉ क्या है? ये एक वो चीज़ है, एक ऐसा पैटर्न है जिसका हमें कोई एक्सेप्शन अभी तक नहीं मिला, मतलब हर जगह नेचर में फॉलो होता है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, तो ये हर जगह फॉलो होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात करें तो ये जो पैटर्न्स होते हैं जो नेचर में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं उन्हें हम वर्ड्स में और मैथमेटिकली रिलेशनशिप्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल वही दे रखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें एक्सप्लेन करता है कि चलती हुई गाड़ी अगर एकदम से रुकती है तो हम आगे की तरफ झटका लगता है, क्यों लगता है? दिस इज व्हाट टेल्स
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे की चीज समझते हैं, ये थियरी क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज होती है, जब हमने लॉज बनाया उसको अच्छे से समझने के लिए कि क्यों हो रहा होगा ऐसा, जो हमारे पास एविडेंस है, जो हमें डेटा पता है, उसकी मदद से हम एक फॉर्मुलेट करते हैं कि वो कैसे काम कर रहा होगा। इस चीज को कहा जाता है थियरी। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? बेसिकली बोले तो थियरी एक एक्सप्लेनेशन है कि वाई जो फिनोमिना हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। और बेसिकली बोले तो जैसे एटॉमिक थियरी होती है, एटॉमिक थियरी ये हमें बताती है कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो चीजें फॉर्म हो रही है, कैसे हो रही है, इससे हमें थियरी का पता चलता है और थियरी से हम किसी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिकली बोले तो ये ब्रॉड आइडियाज होते हैं, एक तरीके से बोले रफ आइडियाज, जो हमने हर जगह देखे हैं कि अगर हम ये आइडिया यूज करते हैं तो हमें आउटकम उस तरीके का मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कही गई है कि ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय। इसको आज तक प्रूफ नहीं किया गया है, बट ऐसा ही पाया गया है, तो इट इज अवर प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी सिस्टम में ओवरऑल एनर्जी ना गेन की जा सकती है ना लूज की जा सकती है। समझ रहे हो? समझे मेरी बात? मतलब पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। चलिए तो देखिए उसके बाद क्या है, डू यू रिमेंबर दैट इन साइंस द थियरी डज नॉट मीन अ गेस और एन अनटेस्टेड आइडिया। साइंस में थियरी का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी तुक्के से मैंने बोल दिया, ये टेस्टेड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होना चाहिए, ठीक है ना। इट इज नॉट लाइक कि मैं बोल दूं कि धरती जो सूर्य का चक्कर लगा रही है क्योंकि धरती को मन करता है। इट इज नॉट अ साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट, गॉट इट। साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट वो होता है जहां पे कुछ हमारे पास बेसिस हो, रीजनिंग हो, ओके। चलिए तो इट इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन केयरफुल टेस्टिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो जो थियरी है वो बहुत ही केयरफुल टेस्टिंग और क्रिटिकल एग्जामिनेशन से बनी है। These ideas are always open for improvement, और ये आइडियाज हमेशा ओपन रहते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। जैसे कि सिंपली बोले तो जो आज हमें सही थियरी है, क्या पता आगे जाके हम उसमें कुछ और डिटेल से पता चले तो हमें अपने करंट थियरी को चेंज करना पड़े। जैसे हम कहते हैं ना प्यारे बच्चों, हमें लाइफ में सीखते रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो जब हम कोई नई चीज सीखेंगे और वो अभी वाली से बेटर भी, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज साइंस, यहाँ लड़ाई नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, और वो हमारी थ्योरीज चेंज होती हैं जैसे जैसे हमें न्यू एविडेंस मिलता है। तो साइंस का यही की फीचर है प्यारे बच्चों, जो इसे रिलायबल बनाता है, कि ये नहीं कि किसी ने कह दिया ऐसा ही होता है तो वैसा ही होगा। साइंस लॉजिक पे चलती है, रीजनिंग पे चलती है, और बहुत ही मजा आता है साइंस पढ़ने में। तो आप लोग बहुत ही मस्त मन लगा के पढ़ाई करिए और आप लोग साइंटिस्ट बनेंगे, ओके। चलिए देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ्स ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस। जो मेन एक तरीके से बोले साइंस की एक कैपेबिलिटी है कि हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आने वाले टाइम में सिंपली बोले तो जैसे हमें पता होता है चंद्र ग्रहण कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब आएगा, कैसे? क्योंकि हमने मोशन को स्टडी कर रखा है, अर्थ के सन के डेटा अच्छे से कलेक्ट कर रखा है, जिसकी मदद से हम आने वाले टाइम में क्या होगा उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ साइंस। जैसे मैंने बताया, अगर मैं क्रिकेट बॉल पे एक बैट मारता हूं तो मैंने कितनी फोर्स लगाई, कितने एंगल पे लगाई, तो उसकी मदद से मैं पहले से जज कर सकता हूं कि वो कहां तक जाएगी, 6 लगेगा या 4 लगेगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए, बेसिक सी बात है कि जब लॉज, थियरीज और मॉडल्स हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं एंटिसिपेट करने में कि आगे क्या होगा अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले, मतलब पहले तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चीजों को फाइंड आउट करना है, बट एक बार हमने सारी चीजें एनालाइज कर ली, सब कुछ पता चल गया, मॉडल बन गया, तो अब हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही बता सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे हम केमिस्ट्री में आपको हम पहले से बता देंगे कि क्या होगा, फिजिक्स में हम पहले से बता देंगे क्या होगा, बिकॉज हमने उस चीज की गहराई से स्टडी करी है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, एंड इन मेनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग आइडियाज अबाउट मोशन, वी कैन प्रेडिक्ट हाउ फार अ किक फुटबॉल विल ट्रेवल। हम बता सकते हैं कि हमने एक फुटबॉल को किक करा है तो कितनी दूर तक जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि कितना फोर्स लगा है। हम केमिकल रिएक्शंस की नॉलेज की मदद से बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी प्रोड्यूस होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी,
होगी, जो हमारा बेक प्रोडक्ट होगा वो कितना सॉफ्ट होगा, कैसा होगा, ठीक है ना। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी इंसान की ब्रीदिंग रेट क्या है और कैसे चेंज होगी। जैसे हम भागते हैं तो आपको पता है हमारी सांस फूलने लगती है, मतलब हमारी हार्ट को ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है एक तरीके से बोले, ताकि बॉडी को एनर्जी दे सके। तो उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि बॉडी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो हमारे बोलते हैं लंग्स बहुत तेजी से गैस को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। देखा ना, जब भागते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। दैट्स ग्रेट। वही है प्यारे बच्चों, रिमेंबर दैट दीज प्रेडिक्शंस आर नॉट गैसेस। ये जो प्रेडिक्शंस है ये कोई तुक्के नहीं है, गैस नहीं है, गॉट इट। दे आर रीजन्ड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड केयरफुल थिंकिंग। ये केयरफुल थिंकिंग और एविडेंस पे आधारित चीजें हैं। क्लियर है बात प्यारे बच्चों। When predictions match observations, confidence in the underlying science grows. जब हमारे प्रिडिक्शन, जो हमने अंदाजा लगाया है और जो रियलिटी में हो रहा है, इनके बीच में मैच मिल जाता है, तो हमें पता चलता है कि जो हमने सोचा है वो काफी सही है, ठीक है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि when they do not meet our expectation, when they do not scientists re-examine their assumption. अगर वो मैच नहीं करते हैं तो हम दोबारा से सोचते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, रीअज्यूम करते हैं कि मैंने जो assumption ली वो सही है गलत है, मॉडल्स मैंने सही मेजर करा या नहीं करा। तो इन दिस वे जो प्रिडिक्शन है वो काफी पावरफुल टूल है, जो हमारी एक्सप्लोरेशन को एक कदम और आगे बढ़ाती है और हमें अपने वर्ल्ड की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शंस। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि प्रेडिक्शन सही है या नहीं है, इमेजिन करके और फिर उसे रियल में टेस्ट करके। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाउ डू वी चेक प्रेडिक्शंस। जैसे कि देखिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें वर्षा ने अपनी दोस्त को बोला, मेघना आई थिंक बारिश होगी इस आफ्टरनून बिकॉज क्लाउड्स लुक डार्क। बादल काले लग रहे हैं तो लगता है कि बारिश आ सकती है। क्या ये साइंटिफिकली रीजन्ड है या नहीं है? क्वेश्चन ये है, थिंक ऑफ सम क्वेश्चंस मेघना कुड आस्क वर्षा टू मेक दिस प्रेडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल। आपको ये बताना है कि मेघना क्या पूछ सकती है वर्षा से कि जो आपने ये लॉजिक दिया है ये साइंटिफिकली वैलिड है या नहीं, और इसे हम कैसे एक तरीके से बोले ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। तो इसके लिए देखो, मुझे सिर्फ बादलों का रंग नहीं, मुझे ये देखना पड़ेगा वहाँ की विंड स्पीड कितनी है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि बारिश तब आती है बेसिकली जब ह्यूमिडिटी का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो मुझे कुछ अलग से टर्म्स लेनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि वो प्रिडिक्ट कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं कि बारिश होगी, ताकि मैं उसे साइंटिफिकली प्रिडिक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए यही है कि जो गुड साइंटिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो मेजरेबल एविडेंस को लेते हैं और पुराने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो साइंस में एक तरीके से बोले तो सिंपल यस नो क्वेश्चंस ज्यादा काम नहीं आते। तो मेघना क्या पूछ सकती है कि जैसे कि पहली बात तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्काई व्हेन इट रेन लास्ट टाइम। जब पिछली बार बारिश हुई थी तब आसमान कैसा था, क्या ऐसे ही काले बादल थे या कुछ और था? गॉट इट। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी टुडे, जब भी हमने बात करी कि ह्यूमिडिटी क्या है, तो क्या वो 80% से ऊपर है लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी? क्या वो डिफरेंट है पहले से? क्या आज की हवा की स्पीड अलग है और दिशा अलग है पहले से? इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट रेन्स? क्या टेम्परेचर घटा पहले की बारिश के पहले? जैसे पहले बारिश अगर हुई होगी तो क्या पता उससे पहले टेम्परेचर घट गया हो एकदम से, क्या इस बार ऐसा हो रहा है? तो ये जो चीजें हैं ये क्वेश्चन से मेजरेबल है, मतलब इनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो रही है, ठीक है ना। मेजरेबल डेटा है और पुराने पैटर्न्स हैं और ये सारी चीजें बाहर जा रही है, मतलब उसके लेवल से ऊपर है जहाँ पे क्या जो हमारे बादल है क्या वो ज्यादा डार्क है, बस काले मेघा पानी दे। मतलब शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, क्या सिर्फ बादल काले होने से बारिश हो जाएगी? नहीं, कई बार बादल आते हैं और चले जाते हैं, हमें वहाँ विंड स्पीड देखनी पड़ेगी, वहाँ की ह्यूमिडिटी देखनी पड़ेगी, वहाँ का टेम्परेचर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर हम कह सकते हैं कि बारिश हो गई या नहीं। और उसमें भी 100% चांस नहीं होते, क्योंकि वेदर में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सोचिएगा। मान लीजिए कि आप या आपकी फैमिली ने एक गेस लगाया, प्रिडिक्शन करी, ठीक है ना, कि क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा भैया, आईपीएल में कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा। तो आप क्या देखते हो, एक बार तो देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है बायसनेस, क्या मान के चलते नहीं ये मेरी फेवरेट टीम है तो यही जीतनी चाहिए भले ही वो हर बार हार रही हो, ठीक है ना। बट जब हम साइंटिफिकली सोचते हैं तो हमें पैटर्न देखना होता है, उन्होंने कैसा खेला, किस मैच में कितने रन बनाए,
डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि अच्छा अभी तक इतने जीते हैं, ऐसा रन है, एवरेज इतना है, ये है, तो फिर हम एक साइंटिफिक गेस कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए, बट नॉर्मली ऐसे नहीं कि ये तो बढ़िया जाने वाला है, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या जो आपने गैस करा था वो एविडेंस पे बेस्ड था या फिर सिंपली गैस वर्क? नहीं, यही जीतेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक थिंकिंग हमारे प्रिडिक्शंस को इंप्रूव कर सकती है। जैसे एक मैच टीम है जो हर बार कंसिस्टेंटली जीत रही है, उनका एवरेज रेट अच्छा है, तो उनके चांसेस ज्यादा होंगे इस बार जीतने के। समझे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। रेडी टू गो बियॉन्ड? यस, वी आर रेडी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डू वेदर फोरकास्ट समटाइम्स गो रॉन्ग? जो आपने देखा होगा जिसमें बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है, 10 दिन के बाद बारिश होगी, तो कई बार ये रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा जिस दिन बारिश की छुट्टी पड़ती है उस दिन बढ़िया धूप निकलती है, और जिस दिन कहा जाता है कि आज धूप निकलेगी, आज कोई छुट्टी नहीं है, उस दिन बड़ी घनघोर बारिश हो जाती है। और देहरादून के बच्चों ने तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील करा ही है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, बेसिकली ये है क्योंकि जब हम वेदर का फोरकास्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए तो उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं कि विंड की स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो जब हम किसी लंबे टाइम के प्रिडिक्शन करते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, और थोड़े से चेंज आने से फाइनल आउटकम बहुत चेंज हो जाता है। मतलब शॉर्ट में बोलूं प्यारे बच्चों, अगर आप रोज 1-1 घंटा पढ़ोगे तो आपका फाइनल आउटकम इतना डिफरेंट होगा ना जो आप सोच नहीं सकते। तो उसी तरीके से ये जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, वेदर पैटर्न्स, अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए, मान लीजिए किस दिन ज़्यादा गर्मी हो गई तो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले 4 महीने के बाद चीज़ें एकदम चेंज हो जाएगी। कहा जाता है कि कहीं पर अगर एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसकी वजह से कहीं दूर जगह पर जाके एक तूफान आ रहा होता है, ठीक है। चेकआउट करना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मजा आएगा बच्चों साइंस में, मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। तो यही चीज है जो हमने बताया, ठीक है ना। तो वेदर फोरकास्ट यूजुअली रिलायबल कुछ ही घंटों के लिए होते हैं, और ठीक है ना, वो लेस सर्टेन होते जाते हैं जब हम ज्यादा फ्यूचर की बात करते हैं। क्यों? जो अभी हमने बताया, क्योंकि ये मॉडल्स हैं और मेजरमेंट्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाए कंडीशंस में तो उनका फ्यूचर बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। और जो ये वेदर है ये टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड पे सब पे डिपेंड करता है। तो इनमें से कोई भी चेंज हुआ तो हमारा फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए अब ये कहना चाहते हैं कि जो फेलियर से साइंस की वीकनेस नहीं है, ये साइंस की वीकनेस नहीं है। एक्चुअली ये बताती है कि साइंस को अभी और एक्यूरेट होना है, हम और डिटेल में चीजों को जानना बाकी है, ठीक है। दे आर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, ये इसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब भी प्रिडिक्शन मैच नहीं करते हैं ऑब्जर्वेशंस को तो साइंटिस्ट अपने आइडियाज को रिजेक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो उन आइडियाज को थोड़ा और ही ज्यादा डेवलप करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज सही हो लेकिन कुछ असम्पशन गलत हो, तो वही है, साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट आइडियाज बेस्ड ऑन ओपिनियन और बिलीफ बट ओनली ऑन एविडेंस। साइंटिस्ट अपनी, ये नहीं कि मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूव करके बोलना पड़ेगा तो होगा। मान लीजिए कोई लॉ है और अगर मैं क्या बोलते हैं फिजिक्स के लॉ को ब्रेक करता हूं तो भैया को नोबेल प्राइज मिलेगा। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि अगर मैंने लॉ को ब्रेक करा है इसका मतलब मैंने कुछ नया ढूंढा है, और अगर मैंने कुछ नया ढूंढा है इसका मतलब है कि साइंटिस्ट कहते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को एक नई चीज मिली है, नई चीज जानने को मिली है, सो दे विल बी अवॉर्डिंग मी अ नोबेल प्राइज। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नया करा है जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, और इससे साइंस की एक लेवल एडवांसमेंट होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, नो साइंटिफिक थियरी इज एवर फाइनल एंड नन इज बियॉन्ड क्वेश्चन। कोई भी साइंटिफिक थियरी फाइनल नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि एक साइंटिफिक थियरी बन गई तो हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते, बट वो सवाल लेजिटिमेट होने चाहिए और साइंटिफिकली टेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। This openness to being corrected by nature itself is what has allowed science to help us understanding the world we live in. तो नेचर की मदद से सीखना और अपने सोचने के तरीकों में चेंजेस लाना ताकि हम सही प्रेडिक्शंस तक पहुंच सके कि दुनिया सही मायने में कैसे काम कर रही है, यही साइंस की एक असली ताकत है, और इसी की मदद से साइंस इतनी एडवांस हुई है। क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में कुछ मान लिया होता और हम अपने आप को चेंज नहीं करते तो आज हम इतनी आगे नहीं होते। एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए पुराने टाइम में लोग सोचते थे कि जो धरती है वो फ्लैट है, स्फेयर नहीं है, फ्लैट है, बट हमें अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि अर्थ एक स्फेयर है। उसी तरीके से पुराने समय में लोग सोचते थे कि जो अर्थ है वो पूरे वर्ल्ड का सेंटर है और सूरज धरती के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जैसे जैसे एविडेंस मिला लोगों ने अपना दिमाग लगाया, क्रिटिकल थिंकिंग करी और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सूरज
धरती के चक्कर नहीं लगा रहा है, धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। तो इसको टेस्ट किया गया, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया और अब तो हमें पता ही है प्यारे बच्चों, सोलर सिस्टम पढ़ा है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि साइंस इज इंटरेस्टिंग, बोर मत हो, मजा आएगा, हम है ना आपके साथ, टेंशन ना लो, बस दिल लगा के पढ़ो। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के धागे। तो ये देखिए, ये है सोलर एक्लिप्स। तो इस सोलर एक्लिप्स क्या होता है, देख सकते हैं कि जो सूरज है उसके सामने ये डार्क पार्ट है, क्यों? क्योंकि चांद यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये हमें डार्क पार्ट दिख रहा है। गॉट इट? तो आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, जब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें फूड नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। बट अगर हम साइंटिफिकली इसे सोचे तो इसका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे मून आ रहा है तो यहाँ पे अर्थ पे जो हमारे फूड आइटम्स रखे हुए हैं उन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है कि हमें सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये सच बात है। क्यों? क्योंकि सूरज की रेज हमारे आंखों को डैमेज करती हैं, तो हमें कभी भी डायरेक्टली सूरज को नहीं देखना चाहिए। लेकिन आप किसी इनडायरेक्ट तरीके से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो वही है, ठीक है ना, बढ़िया। As you continue your journey through science in grade 9 and 10, you will gradually develop habits of thinking that are useful far beyond the classroom. अब हम 9th और 10th में साइंस पढ़ेंगे तो जो आप चीजें सीखेंगे वो सिर्फ क्लास में काम नहीं आएंगी, वो आपके लाइफ में काम आएंगी प्यारे बच्चों। तो वही है, देखिए, a helpful strategy is to first understand the situation being asked, being studied, then identify the quantities that matter. तो पहले तो क्वेश्चन को हमें समझना है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अजम्पशन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, जैसे करंट है, वोल्टेज है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, ठीक है। एंड फाइनली मेक अ रफ एस्टिमेट टू चेक वेदर एन आंसर मेक सेंस और नॉट। तो हम एग्जैक्ट आंसर निकालने से पहले एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर हो वो लगभग कितना होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे आपसे पूछ दिया कि धरती का मास कितना है और आपका आंसर आ रहा है 10 किलो, तो गलत है ना भाई, 10 किलो नहीं हो सकती। तो हमें पहले से एक दिमाग में सेंस होना चाहिए कि भाई हजारों किलो, लाखों किलो तो होनी चाहिए ना, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए, एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीजनिंग। जब हम स्टार्टिंग में सोचते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यूज की अच्छी चीज है एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना, बट अगर हम रफ एस्टिमेट भी स्टार्टिंग में करते हैं तो हम उसे धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑफन an approximate estimate is enough to tell us whether the result is reasonable or impossible। जो अभी हमने बताया कि अगर अर्थ का मास 10 किलो 1000 किलो है तो वो ऑब्वियस सी बात गलत है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। लर्निंग टू एस्टिमेट हेल्प्स टू बिल्ड इंट्यूशन। जब हम किसी चीज का एस्टिमेट करते हैं तो इससे हमारी इंट्यूशन डेवलप होती है, हम अपनी गड़बड़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, एरर्स को, और हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपनी थिंकिंग प्रोसेस में, क्योंकि हमने एक सही गैस करा होता है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक वैल्यूज, केयरफुल रीजनिंग, परहैप्स मच मोर देन एक्यूरेशन कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो साइंटिफिक वैल्यूज हैं, केयरफुल रीजनिंग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट कैलकुलेशन से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी कैलकुलेशन गलत आ रही है। गॉट इट? कैलकुलेशंस का अपना महत्व है। चलिए, रेडी टू गो बियॉन्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 अ मंथ, कि हमें कितना चावल लगेगा कि एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो रोज खा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो चावल लाएंगे और 1 किलो चावल में 4 लोग 1 महीने तक खाएंगे, तो आपको एक गैस करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? पहले कोई फैमिली खा रही है तो पहले आप एवरेज निकालो कि एक आदमी पूरे मंथ में कितने ग्राम या कितने किलो चावल खाता है, तो उससे आपको एक एवरेज आइडिया निकल जाएगा कि हमें मंथली एक आदमी के लिए कितना होना चाहिए। तो 4 आदमी के लिए हम उसका 4 टाइम्स कर लेंगे। तो समझ रहे हो, हम तुक्का नहीं मारेंगे, अरे 4 लोग हैं 4 किलो, नहीं। देखो, पहले एविडेंस कलेक्ट करो, जो खा रहे हैं देखो, ऑब्जर्व करो कि कितना खा रहे हैं, ठीक है ना, इन अ मंथ। तो वही है। तो देखो, एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है। देखिए क्या है, टू मेक अ रफ एस्टिमेट अज्यूम दैट ऑल देयर कैलोरी नीड्स कम फ्रॉम राइस अलोन। तो पहले मान लेते हैं कि उनको जो भी खाना खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चावल खाते हैं और उसी से सारी एनर्जी मिलती है उन्हें, ठीक है ना। तो देखिए, an average adult needs about 2000 to 2500 किलो कैलोरीज पर डे। किलो कैलोरी प्यारे बच्चों एक एनर्जी की यूनिट है, ऐसे समझिए। तो एक एवरेज अडल्ट को 2000 से लेके 2500 तक की किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि 100, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 100 ग्राम में क्या बोलते हैं, कितना वो रहेगा कैलोरी, ठीक है ना, कितनी एनर्जी मिल सकती है। फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड्स व्हेन कुक्ड एंड यूज दिस टू एस्टिमेट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली।
इन शॉर्ट पहले मुझे देखना पड़ेगा कि अगर एक 100 ग्राम का चावल है मेरे पे, तो उससे जब उसे पकाया जाता है तो उससे कितनी कैलोरी निकलती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर 1 किलो चावल में कितनी कैलोरी है और एक आदमी को 2000 से लेकर 2500 किलो कैलोरी चाहिए, तो फिर मैं उनको कैलकुलेट कर सकता हूँ डिवाइड करके, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। सिंपल सा कि मान लेते हैं, इमेजिन करता हूँ सिंपल सा, मान लो कि 1 किलो चावल है, ठीक है, 1 किलो चावल के अंदर से आपको 1000 किलो कैलोरी मिल रहा है, तो अगर इंसान को 2500 किलो कैलोरी चाहिए तो 2.5 किलो चावल, समझ रहे हो, ये रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा इज डिफरेंट, एक आइडिया देखो, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा एम यहाँ पे नहीं है कि हमें एग्जैक्ट नंबर मिले, बट हमें आंसर चाहिए कि जो हमारा नंबर है वो एक सेंस बनाए कि 100 ग्राम क्या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 100 ग्राम बहुत ही कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, वाइल अ फ्यू टन्स इज फार टू मच, ऐसा थोड़ी ना कि 4 किलो की फैमिली 10 टन खा जाएगी चावल, ठीक है ना। तो इस तरीके से एस्टिमेट हमारी हेल्प करते हैं साइंस को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साइंस। तो अबाउट फूड एंड रिसोर्सेज शोज व्हाई अप्रोक्सीमेट रीजनिंग इज एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल। तो किसी चीज को अप्रोक्सीमेटली गेस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, मूविंग ऑन। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एस्टिमेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे। आपको एक एस्टिमेट बनाना है कि हम कितना एयर एवरी डे हम ब्रीथ करते हैं, मतलब कितने वॉल्यूम हम एयर को इनटेक करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मेनी ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट। तो पहले आप कैलकुलेट करिए कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहे हैं, गॉट इट। एंड द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ, कि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितना वॉल्यूम हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जाता है एयर का, ठीक है ना। फिर इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं एक रफ आंसर कि हम एवरीडे लगभग कितना एयर को इनटेक करते हैं, कितना अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि एक एवरेज एडल्ट नॉर्मली 12 से लेके 15 ब्रेथ्स पर मिनट लेते हैं, ठीक है ना। हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज द एवरेज अमाउंट 12 to 15। और प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कितने मिनट होते हैं 24 घंटों में? 1440 मिनट इन वन डे। तो अगर मुझे ये निकालना है, मैं निकालना चाहता हूँ कि मैं एक दिन में कितने टोटल ब्रेथ लेता हूँ, तो क्या करूंगा, मैंने निकाल लिया अभी कि 1 मिनट में, देखिए प्यारे बच्चों, 1 मिनट में 12 से 15 ब्रेथ, और एक दिन में कितने मिनट, अभी हमने देखा 14,040 मिनट। तो वन डे में इतने मिनट है और 1 मिनट में इतनी ब्रेथ है, तो टोटल ब्रेथ इन वन डे, टोटल ब्रेथ इन वन डे। तो वन डे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा 14,040 इंटू 12 कर दूंगा मिनिमम के लिए, और 14,040 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ये पूरे डे की कितनी ब्रेथ्स हैं वो मिल जाएंगी। तो इट इज कमिंग अराउंड 18 to 22,000। वही मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 18 to 22,000, ठीक है ना। तो ये लगभग हो गया, अगर हम एवरेज ले लें तो 20,000 ब्रेथ्स अ डे, ठीक है ना। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ। तो देखो हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। हमने देखा कि एक नॉर्मल बलून है, उसको फुलाने के लिए हमारे पास 4 से 5 बार फूंक मारनी पड़ रही है, ठीक है ना। और जब हम बलून को फुला लेते हैं तो उसका वॉल्यूम लगभग 2 लीटर होता है। कितना लीटर प्यारे बच्चों, 2 लीटर। तो अगर मैं 4 से 5 बार फूंक भरता हूँ पूरा, तब जाके 2 लीटर भरता है। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट गैस कर सकता हूँ क्या, कि मैं एक बार फूंक मारता हूँ तो मेरे मुंह से 0.5 लीटर हवा निकलती है। कितने प्यारे बच्चों, 0.5 लीटर, समझ रहे हो। यानी कि मैंने एक ब्रेथ में 0.5 लीटर लिया होगा, तो मुझे एक रफ एस्टिमेट मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, एक ब्रेथ में, इन वन ब्रेथ, एक ब्रेथ में मेरे पास क्या बोलते हैं 0.5 लीटर है, और मैं पूरे दिन में कितना ब्रेथ ले रहा हूँ 20,000। तो मैं प्यारे बच्चों, अगर मैं 0.5 लीटर को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 10,000 लीटर्स आ जाएगा, 10,000 लीटर्स। तो इससे हमें ये पता चला कि हम एक दिन में लगभग 10,000 लीटर एयर को अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। चलिए, तो देखिए, तो ये जो है ये एग्जैक्ट तो आंसर नहीं है, क्योंकि कभी हम भाग रहे होंगे, कभी रुके हुए होंगे, कभी तेज सांस ले रहे होंगे, कभी धीरे ले रहे होंगे, बट इट इज द एवरेज अमाउंट रफ, ठीक है ना।
तो ये जो हमारा रीजनेबल है, बट इफ वी गो बैक टू अवर बलून एग्जाम्पल, वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 सेकेंड्स, सो मे बी वी कुड फिल 3 बलून्स इन अ मिनट। बट अगर हम डिटेल में जाएं तो हमने देखा कि एक बलून को फुलाने में कितना टाइम लगता है, लगभग 20 सेकेंड। तो 1 मिनट में हम लगभग 3 बलून को फुला लेंगे। चलिए, तो देखिए अगर हम 3 बलून को फुला लेंगे तो उसकी मदद से हम एक चीज़ अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या? जैसे हमारे पास 3 बलून है जो हम 1 मिनट में फुला रहे हैं, और एक बलून के अंदर 2 लीटर हवा जा रही है, गॉट इट, और हमारे पास एक दिन में 1440 मिनट है। तो हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आता है 8640 लीटर। तो ये हमारे अर्लियर एस्टिमेट के काफ़ी क्लोज है, जो कि कितना था, 10,000 लीटर, बट ये थोड़ा बेटर है, गॉट इट, ठीक है ना। तो नेचुरली वी वुड गेट एक्सट्रीमली टायर्ड वेरी क्विकली आफ्टर ब्लोइंग अ बलून नॉन स्टॉप, अनलाइक नॉर्मल स्ट्रेसफुल ब्रीदिंग, नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीदिंग। इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, बेसिकली बोले तो जो हमने ये वाला टेक्निक अपनाई कि हम 1 मिनट में 3 बलून फुला सकते हैं, तब इतना आया हमारे पास, इतने लीटर। पर बात वो ये ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हम 24 घंटे बलून ही फुलाते रहेंगे, गॉट इट। क्यों? क्योंकि हम थक जाएंगे एंड हम नहीं फुला पाएंगे। चलिए, बट हमारे आंसर्स काफ़ी क्लोज इनफ है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि एक ऐसे सिचुएशन बताओ जहां पे एक अप्रोक्सीमेट आंसर गुड इनफ होगा एंड वेयर यू वुड नीड वेरी एक्जैक्ट वैल्यू। तो कहां पे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए हमें और कहां पे थोड़ा एस्टिमेट होगा तो चल जाएगा। इमेजिन करो आपका घर बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका घर बन रहा है। तो आपको कितनी सीमेंट की बोरी लानी है, कितनी टाइल्स लानी है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ नाप लेंगे रूम का और उसके हिसाब से टोटल एरिया निकाल के हम टाइल्स का ऑर्डर दे देंगे, गॉट इट। थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा ही, क्योंकि टाइल्स टूट जाएंगी, उससे टूट जाएंगी काम करते हुए। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो सीमेंट के बोरे हैं, कट्टे हैं, तो सीमेंट कितनी चाहिए ये भी हम एक रफ एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं कि एक बोरी सीमेंट के अंदर जितना भी किलो होता है, 10 किलो 20 किलो सीमेंट, तो उसमें कितने ईंटों की चुनाई हो जाती है। तो इस तरीके से हम चेकआउट कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि हमें घर बनाने के लिए कितनी सीमेंट चाहिए। बट कुछ जगह तो ये रफ एस्टिमेट्स है, बट कुछ जगह चाहिए होता है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट होना पड़ता है। जैसे कि सर्जरी, आपको एक दिमाग में जाके एक पर्टिकुलर ट्यूमर को रिमूव करना है, तो ये नहीं कि आप बोलोगे कोई बात नहीं 1 सेंटीमीटर आगे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एक एक mm का ध्यान दिया जाता है, प्यारे बच्चों, समझ रहे हो। इसलिए डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, उनका प्रिसीशन, उनकी एक्यूरेसी अनबीटेबल, ठीक है ना। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें सारे प्रोफेशनल्स और सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सभी मेहनत करके कुछ लाइफ में कर रहे हैं। तो देखो, डॉक्टर की ड्यूटी वो है, जो नसों के डॉक्टर होते हैं, उनका प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रफ एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जान का सवाल है, ठीक है ना। दवाई देनी है, कोई नहीं एक इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया भाई वो दुनिया से चला जाएगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेडिकल फील्ड में और इंजीनियरिंग फील्ड में, जैसे कि आप कोई इंजन बना रहे हैं, अगर वो इंजन के पिस्टन्स 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे हो जाए तो हमारा पूरा इंजन बेकार हो जाएगा। तो स्पेशली जहाँ पे चीज़ों का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल फील्ड में, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम एग्जैक्ट से एग्जैक्ट हो सकें। बट नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस में हमें एक, मान लो आप फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हो और वो 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो जाए तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गॉट इट। बट अगर आप रॉकेट बना रहे हो जिसमें सारे पार्ट्स को एक से एक जोड़ना है, अगर वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का फर्क आ जाए और वो पार्ट्स कनेक्ट ना हो तो पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और कहाँ पे थोड़ा बहुत से काम ऊपर नीचे से चल जाएगा, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा प्यारे बच्चों, पढ़ाई में आप एक्यूरेट होकर पढ़ाई करें। साइंस और मैथ्स में ये ना करें कि काम चल जाएगा, पूरा नहीं समझ आया बट आंसर तो आ गया, नहीं, ट्राई टू बी एक्यूरेट, ओके। चलिए, तो देखिए, हो सकता है कि 10वीं के बाद आप साइंस को पढ़ें, फिर वो साइंस डिवाइड हो जाएगी और पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जैसे अभी तो एक ही बुक में, बाद में वो फर्दर डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड प्यारे बच्चों, इवन 9 और 10 में जो चैप्टर्स हैं वो आपके फोकस करेंगे इन एरियाज पे, जैसे पहले बायोलॉजी के हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से, ठीक है ना। वी हाईलाइटेड सम ऑफ द एक्साइटिंग थिंग्स यू मे लर्न अबाउट इन द नेक्स्ट लेवल अप बॉक्सेस। तो इसमें कुछ बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें लेवल अप बॉक्सेस हैं, जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल की लर्निंग होगी, जो हम आपको हर चीज़ कराएंगे प्यारे बच्चों। मैं आपको पढ़ाई के साथ एक अलग से स्टैंडर्ड के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, जो एडवांस लेवल साइंस है वो भी प्रिपेयर कराऊंगा, बिकॉज भैया इज एक्सपर्ट एंड आई वांट टू मेक यू एक्सपर्ट्स इवन बेटर देन मी। तो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करूंगा, बस आप लोग रेगुलर बन के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और एडवांस में भी हम फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। चलिए,
However, do remember that natural world does not have any such boundaries. नेचुरल वर्ल्ड में कोई बाउंड्री नहीं होती फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। यहाँ सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर देखो बायोलॉजी है, हमारे अंदर केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिस्ट्री है, हमारा दिल काम कर रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं कैमरे की तरह, हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है और पूरी दुनिया को चला रही है। दीज डिविजन्स आर मेड बाय अस टू ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वही कहना चाहते हैं कि हमने इनको डिवीजन इसलिए कराया ताकि हम पढ़ाई को अच्छे तरीके से सेपरेटली कर सके, बट नेचुरल वर्ल्ड में इनका कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टुडे सच एज अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, डेवलपिंग मेडिसिन और डिजाइनिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज रिक्वायर आइडियाज फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स टुगेदर। जैसे हमें कोई दवाई बनानी है या फिर हमें कुछ नई चीज़ क्रिएट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ के हो जाएगा। हमें लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनानी है तो हमें एक्चुअल में लोगों की कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, हमें देखना पड़ेगा लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। तो सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ आपस में मिलके, मुझे आगे की प्रेडिक्शन करनी है तो मुझे हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी कि उस टाइम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथमेटिक्स। जो साइंस है वो मैथमेटिक्स के साथ नेचुरली कनेक्ट होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं टू मेक द सेंस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। वी नीड टू कनेक्ट मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज इन एंड एनरिचिंग द अदर। तो वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, बी इट पोइट्री, बी इट डांस, बी इट म्यूजिक, बी इट साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एवरीथिंग इज कूल। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब समय आता है थोड़ा सा पॉज एंड पॉन्डर करें। चलो पॉज कर दिया भैया, यूट्यूब थोड़ी नहीं है, हाँ यूट्यूब भी तो है, ठीक है प्यारे बच्चों। पढ़ो, समझो, इस चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो समझो, ठीक है। चूज अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, मे बी अ प्रेशर कुकर और मोबाइल फोन, और अ प्रॉब्लम, मे बी ट्रैफिक जैम नियर योर स्कूल। Make a sketch listing what kind of ideas from physics, chemistry, biology, earth science or mathematics are involved. Show at least 2 branches of science connect with योर एग्जाम्पल। आप कोई भी एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को ले लो, मे बी ये आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है या प्रेशर कुकर हो सकता है, या फिर हो सकता है जैसे मैंने बोला है कि ट्रैफिक जाम लग रहा है, कोई दिक्कत है। तो हमें ये लिस्ट बनाने हैं पहले तो कि हम उसको समझने के लिए कौन कौन से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या अर्थ साइंस को और मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आपको कोई ऐसी क्या बोलते हैं 2 ब्रांचेस के बारे में सोचना है साइंस जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हो। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया। जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन लिया, तो वह फ़ोन देखेंगे प्यारे बच्चों, तो फ़ोन के अंदर फिजिक्स बहुत है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, सिग्नल कैसे काम कर रहा है, उसमें कंप्यूटर साइंस से कोडिंग है कि कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारे ऐप्स वर्क कर रहे हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए जो मशीन है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें तो केमिस्ट्री का यूज़ हुआ है काफ़ी हद तक कि कौन से सब्सटेंस से क्या बनेगा, माइक्रो प्रोसेसर के लिए कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कौन से एटम से बनाए, कौन से एलिमेंट से बनाए, सिलिकॉन ले, जर्मेनियम ले। तो जैसे जो हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं, इसमें फिजिक्स भी लगनी है एंड केमिस्ट्री भी लगनी है। गॉट इट। और जैसे मैंने बताया मेडिसिन, जब हम दवाइयों की बात करते हैं, जैसे आपने ईसीजी की मशीन देखी है तो वहाँ पे फिजिक्स भी लग रही है, कंप्यूटर भी लग रहा है और बायोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों जहाँ पे साइंस ना लगे, समझ रहे हो, एक्सेप्ट वन, हमारी इरेशनैलिटी, ह्यूमंस की स्टूपिडिटी। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, क्या पता हो बट वी डू नॉट येट नो, ठीक है ना। आइंस्टाइन जी ने यह बात कही थी, दुनिया में यूनिवर्स बढ़ रहा है, इन्फानाइट है, लेकिन मुझे गारंटी नहीं है कि इन्फानाइट है या नहीं है, बट एक चीज़ की गारंटी है कि वो इन्फानाइट है और वो है ह्यूमन स्टूपिडिटी। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन। देखिए प्यारे बच्चों, रेडी टू गो बियॉन्ड। अब देखिए क्या है, हाउ डज अ मास्क रियली वर्क। जो हम ये मास्क आपने देखा हो कोरोना वायरस में घर से बिना पहने बाहर नहीं निकलते थे, तो कैसे क्या काम करते हैं। तो देखिए, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस। रियल लाइफ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग ब्रांचेस ऑफ साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में वी ऑल यूज मास्क फॉर सेफ्टी। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क्स रिक्वायर्स कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, particle motion and electrostatic attraction, chemistry, properties of polymer, fiber, biology, size and behavior of viruses, and mathematics, modeling airflow and filtration, ठीक है।
एफिशिएंसी। तो देखिए जैसे मास है तो इसी में कितनी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। जैसे देखिए यहाँ पे हमें फिजिक्स ये बताती है कि जो एटम्स का मोशन है वो कैसे होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो मास है वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए, पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बायोलॉजी हमें ये बताती है कि जो हमारे बैक्टीरियाज है उनका साइज क्या है, क्या ये ब्लॉक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो एक मास के पीछे, सिंपल से मास के पीछे कितनी रीजनिंग है प्यारे बच्चों। और मैथमेटिकल मॉडलिंग, क्योंकि जो अच्छे वाले मास्क होते हैं जो आपने देखा होगा उनमें फिल्टर होते हैं अलग से। इवन जो आर्मी के पास मास्क होते हैं जो पॉइजनस गैस को फिल्टर आउट कर देते हैं कि कोई पॉइजनस गैस उनके लंग्स में एंटर ना कर सके। तो हर जगह है ना साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, गॉट इट। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे फाइनली, as we have mentioned in every textbook, science is not just a collection of facts. साइंस कोई कलेक्शन नहीं है फैक्ट्स का कि याद कर लिया ये होता है, चांद का रंग ये है, तारे का रंग ये, इसका वजन ये है, इसका वजन ये है, बायोलॉज सेल्स में रट लिए फॉर्मूला क्या बोलते हैं उनके नाम, समझ रहे हो, मैथ्स में फॉर्मूले रट लिए। नहीं, साइंस रटना नहीं है, एंड साइंस इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, समझे। जैसे कि आप कोई नॉवल पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो, वो बनते तो वर्ड से ही है, बट एक डिक्शनरी नॉवल नहीं होती ना। उसी तरह साइंस में फैक्ट्स हैं, साइंस में डेटा है, बट वो डेटा खुद ही साइंस नहीं है, साइंस बहुत ही बियॉन्ड है। गॉट इट। जैसे डिक्शनरी एक नॉवल नहीं होती तो फैक्ट्स हमारी साइंस नहीं होती। गॉट इट। नॉवेल्स में भी डिक्शनरी के वर्ड्स का इस्तेमाल होता है और साइंस में भी फैक्ट्स का इस्तेमाल होता है, बट दे आर डिफरेंट। समझे ना मेरी बात, सोचो गहराई से प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, इक्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। जो हमारी साइंस है वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं है या एक्सपेरिमेंट या इक्वेशन नहीं है, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी। तो इसलिए तो आपके प्यारे बच्चों हमने जब इंस्टीट्यूट का नाम रखा तो हमने क्यूरियोसिटी फ्लो इसलिए सोच के रखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के अंदर जिज्ञासा है और वो फ्लो करते रहे, आगे बढ़ते रहे, जैसे रिवर फ्लो करती रहती है, ठीक है, और आखिर में ओशन में जाके मिल जाती है। तो आप लोग फ्लो करें और आप इन्फानाइट नॉलेज को रीच कर सकें। चलिए देखिए, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड केयरफुल क्वेश्चनिंग, इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चंस, टेस्ट आइडियाज, शेयर रिजल्ट्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। साइंस बढ़ती है जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आए उसे शेयर करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। साइंस आपको जीवन जीना भी सिखाती है प्यारे बच्चों। साइंस डेवलप्स ओवर टाइम थ्रू द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स अक्रॉस नेशंस, ठीक है ना, अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड जनरेशंस। जो साइंस है इसमें ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर पर्सन का रोल है, इसमें सारे इंडिविजुअल्स अपना अपना रोल निभा रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी देश के हो सकते हैं। इवन इफ यू डू नॉट चूज टू स्टडी साइंस बियॉन्ड ग्रेड 10, साइंटिफिक थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर यू डू। हो सकता है मे बी क्लास 10 के बाद आप साइंस कंटिन्यू ना करें, बट जो आप यहाँ पे सीखेंगे ना स्किल्स, वो आपकी लाइफ में हर जगह काम आएगी। तो इग्नोर नहीं करना, इंटरेस्ट से पढ़ना है, ठीक है। It helps you understand the technology that surrounds you and helps you evaluate information critically and make sense of the world you live in. तो ये आपको हेल्प करती है इंफॉर्मेशन इवेलुएट करने में और हमें मेक सेंस बनाने में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई आपसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद पे जमीन खरीद के रख देता हूँ, तो बोले भाई अब तुम पे पैसे हैं, अरे वाह ये तो चांद पे जमीन खरीद रहे, चलो दे देते हैं चांद पे जमीन। भाई तुम पहले उससे पूछो भाई तुम्हें कहाँ से मिली चांद पे जमीन, और तुम किससे खरीदोगे, और भाई कब जा रहे हैं हम चांद पे। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि आप किसी के बहकावे में ना हो, कोई आपके साथ स्कैम ना कर सके। अगर आप क्रिटिकल थिंकर हो तो 99% चांस है कि आप कभी स्कैम में नहीं फंसोगे, क्योंकि स्कैम में वो लोग फंसते हैं जो लॉजिकली नहीं सोचते मैक्सिमम टाइम्स और लालच में पड़ जाते हैं। तो आप लोग क्रिटिकली सोचिए और ग्रीड से दूर रहिए, लालच से, आपका लाइफ में कभी स्कैम नहीं होगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड नो ग्रीडीनेस। चलिए, as you begin this stage of exploration, science invites you not only to learn about the world but also to learn how we are trying to understand it. अब हम साइंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो साइंस की दुनिया में सिर्फ हम ये नहीं जानेंगे कि हमें दुनिया के बारे में जानना है, हमें कैसे जानना है दुनिया के बारे में, इसको भी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, embark on your journey of discovery, अपनी नई जर्नी के लिए एकाग्र मन के साथ तैयार हो जाओ, ठीक है ना। लुकिंग केयरफुली थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ एविडेंस, अपने एविडेंस,
अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को खोलो और दुनिया को एक नई नजर से देखो प्यारे बच्चों। ओके चलिए ठीक है ना। एंड गाइडेड बाय कंपास ऑफ क्यूरियोसिटी, तो हमें दुनिया को केयरफुली देखना है कंपास की मदद से, मतलब यहाँ पे ये एक मेटाफर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, हमें क्यूरियोसिटी के कंपास से गाइडेड रहना है, मतलब जहां क्यूरियोसिटी वहां नॉलेज। चलिए प्यारे बच्चों, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। अब मजा आएगा ना बिड़ू। आरंभ है प्रचंड। ठीक है प्यारे बच्चों, आरंभ है प्रचंड। अब आरंभ हो चुका है क्यूरियोसिटी फ्लो में। क्यूरियोसिटी फ्लो आपको सारी एक्टिविटीज के एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाएगा। यहां पे आपको हर चीज समझाई जाएगी, डेप्थ में एडवांस लेवल लर्निंग की जाएगी और बहुत मजा आएगा। सो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए जोश के साथ उसे स्टार्ट करेंगे। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय योर लाइफ एंड जय श्री कृष्ण।